तो अब हम लोग को बच्चों आगे पढ़ना है इसमें जेनेटिक्स वाली यूनिट। जैसे कि आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट है इसमें और थोड़ी समझने वाली भी है, इसलिए हमने पूरी कोशिश की है कि आपको पहले पॉइंट्स वाइज हम कुछ बता दें, कुछ डेफिनेशंस दे दें, उसके बाद क्रॉस वगैरह के बारे में बताएंगे और कोशिश रहेगी हमारी कि इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी साथ में देते जाएं जिससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो इस यूनिट में हमारे लिए 3 चैप्टर हैं वैसे तो सबसे पहला चैप्टर है इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो कुछ समय बचाने के लिए मैं डेफिनेशंस को एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले से ही लिख के रखता हूं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कुछ डेफिनेशंस इसके पहले देखना जरूरी है। आप देख लीजिए इनहेरिटेंस क्या होता है। जैसे ये प्रिंसिपल्स है इनहेरिटेंस का, तो क्या होता है इनहेरिटेंस या हेरिडिटी? ये प्रोसेस होती है जिसमें कैरेक्टर्स पास होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ, इसको कहते हैं इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहते हैं। और वेरिएशन क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं उनमें अगली जनरेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशंस दिखाई देते हैं, डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, मतलब कितनी डिग्री से कोई भी ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से डिफर करता है। आप सिंपली ये भी कह सकते हो डिफरेंसेस शोन बाय द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसके ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। जैसे क्लासरूम में डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स हैं, उन सब किसी ना किसी डिग्री में वो एक दूसरे से वेरी करेंगे। कोई कलर में वेरी करेगा, कोई हाइट में वेरी करेगा, कोई किसी हेयर पैटर्न में, कोई आई कलर में, अलग अलग वो वेरी करते रहेंगे। तो इसी वेरिएशन डिग्री जो है इसकी वेरी करने की, इसी को कहते हैं वेरिएशन। और जेनेटिक्स कब इसको कहते हैं? जब इसमें लॉज पढ़ने लगते हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, यानी ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं। जैसे इसमें तो सिंपली इनहेरिटेंस हो रहा है, कोई कैरेक्टर है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, बट वो कैरेक्टर उसकी कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी थी जाने की, कितने परसेंट कैरेक्टर गए हैं, कितने परसेंट नहीं गए हैं, और क्या रेशियो है उनके बीच में। जब हम इसमें लॉज पढ़ने लगते हैं तब इसी को जेनेटिक्स कहने लगते हैं। तो जेनेटिक्स के बारे में कुछ ना कुछ आइडियाज तो हमारे पहले भी, बहुत पहले भी हुआ करता था लोगों को, यानी हमारे पूर्वजों को इतना पता था कि कुछ ना कुछ सेक्सुअल प्रोडक्शन में ऐसा होता है जिसमें वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। और उन्होंने इसीलिए 8000 से 1000 बीसी पहले ही उन्होंने जो था आइडिया वेरिएशंस का, उसमें उनको ये पता था कि कुछ ना कुछ है सेक्सुअल प्रोडक्शन में ही ऐसा है, हिडन है, जिसकी वजह से वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। तो उसी को आधार मानकर जब उन्होंने डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया था तो ऑर्गेनिज्म को हम डोमेस्टिकेट कर रहे थे और उनमें हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन करा रहे थे। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बाद हम उसमें क्रॉस वगैरह कराते थे, और इसी तरह से जो नेचर में क्रॉस होता है नेचुरल सिलेक्शन है, बट मैन मेड जो सिलेक्शन है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू ही हमने एक काउ डेवलप करा दी है जिसको साहिवाल, ये नई ब्रीड है साहिवाल काउ, पंजाब में डेवलप करा दी थी। तो ये तो कुछ एंशिएंट थे, कुछ साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे इसमें, लेकिन किसी के एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे नहीं थे जिनको अच्छे लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो सबसे पहले जिनके रिकॉग्नाइज करने लायक कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह थे, जो थ्योरीज थी, वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसमें बताया कि कैसे उन्होंने लॉज ऑफ, मतलब उनके जितने भी आइडियाज थे उनको आज हम लोग लॉज के रूप में जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया और कब से कब तक ये एक्सपेरिमेंट्स किए? तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पाइजम सटाइवम को चूज किया था, गार्डन पी जिसको कहते हैं, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स 1856 से लेकर 1863 तक किए थे पी प्लांट के ऊपर। ये आप टाइम पीरियड याद रखिएगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज कहीं कहीं पर 65 भी है, बट आपको वही फॉलो करना है जो आपके एनसीईआरटी में है। 1856 से लेकर 1863 लगभग 7 इयर्स तक इन्होंने पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। पी प्लांट को ही इन्होंने क्यों चूज किया था, गार्डन पी को? क्योंकि पी प्लांट जो होते हैं उसमें 2 अपोजिट ट्रेड्स होते हैं। ट्रेड जो इन्होंने लिया था, जब इस पी प्लांट में अपोजिट ट्रेड्स होते हैं तो उसकी वजह से कोई भी इनहेरिटेंस के पैटर्न बताने के लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क उसका सेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपने रूल्स बता पाए। तो किसी कैरेक्टर के अल्टरनेटिंग ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, वो उस पी प्लांट में थे, और पी प्लांट की 14 ट्रू ब्रीडिंग ट्रेड्स के ऊपर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। यानी जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे तब तो बहुत सारे कैरेक्टर लिए थे, 30 से भी ज्यादा कैरेक्टर लिए थे, बट बाद में उसको शॉर्ट करते करते इस 7 पेयर कैरेक्टर्स के ऊपर उन्होंने अपना
काम पूरा फोकस किया है। और इन 7 पेयर जो कैरेक्टर्स थे इसमें बिल्कुल 14 ट्रू ब्रीडिंग ट्रेड्स थे। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है कि बिल्कुल एक जैसे, मतलब अगर उसमें जीन है तो सेम जीन होते हैं, उसको हम ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। जैसे टॉलनेस का जीन है तो प्योर टॉलनेस का जीन है, एक पेरेंट से भी टॉलनेस का मिला, दूसरी पेरेंट से भी कैपिटल टी यानी टॉलनेस का जीन मिला है, तो उसको हम ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। येलो सीड कलर के लिए है तो दोनों पेरेंट से येलो सीड कलर के, तो उसको ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। इस तरह से 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट की वैरायटीज दी थी। और इस पी प्लांट में क्या खास बात थी जिसकी वजह से इन्होंने पी प्लांट को ही चूज किया था? इसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, 4 से 6 वीक में ही इसकी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। लाइफ साइकिल आप जान चुके हो, सीड टू सीड कहते हैं लाइफ साइकिल, यानी आपने एक सीड को ग्रो कराया और उस सीड से प्लांट बना, प्लांट में फ्लावर आया, फ्लावर से फिर से सीड मिल गया आपको, यानी अगली जनरेशन के सीड मिल गए, तो उसको हम एक लाइफ साइकिल कहते हैं। तो ये लाइफ साइकिल पी प्लांट में मात्र 1.5 महीने में ही, 1 से 1.5 महीने में ही पूरी हो जा रही है। तो उसकी ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर सकते हैं जनरेशन की। अगर आपको चूज करना हो, या कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको चूज करना हो कि आप एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में आप किसको लेंगे, तो जिसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होगी उसको लेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी लाइफ साइकिल होगी, मान लो 5 साल लाइफ साइकिल होगी, तो हमको 5 साल उसकी एक जनरेशन का इंतजार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अगली जनरेशन, फिर 5 साल में, फिर 5 साल में, तो उतने लंबे समय तक हम खुद भी सर्वाइव नहीं करेंगे, तो हम उसकी ज्यादा से ज्यादा जनरेशन की स्टडी कहां कर पाएंगे। तो इसलिए शॉर्ट लाइफ साइकिल ली जाती है। और इस प्लांट को ग्रो करना भी बहुत आसान होता है। हम सिंपली एक गमले में या फिर गार्डन में हम इसको ग्रो करा सकते हैं, जिससे हम लगातार इसकी स्टडी कर सकते हैं। फिर इजीली डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब जो इसमें ट्रेड्स होते हैं हम उनको आसानी से देखकर पहचान सकते हैं। हमें पी प्लांट में टॉल पी प्लांट भी मिल जाते हैं, ड्वार्फ भी मिल जाते हैं, येलो सीड कलर भी मिल जाएंगे और ग्रीन सीड कलर भी मिल जाएंगे। इस तरह से हमको अल्टरनेट कैरेक्टर्स मिलते जाते हैं और आसानी से पहचानने वाले मिल जाते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए भी इन्होंने इस प्लांट को चूज किया था। और ये इस प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते हैं और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के लिए हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, मतलब हम जैसा चाहे उसमें यूज कर सकते हैं, जिससे हम सेल्फिंग बार बार करा सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था। गार्डन पी, ध्यान रखो क्या कि गार्डन पी है, एक स्वीट पी भी होता है बट वो नहीं है, उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इन्होंने गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। साइंटिफिक नाम है पाइजम सटाइवा। अब मेंडल की क्या खास कैरेक्टरिस्टिक क्या थी जिसके लिए इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, क्या खास बातें थी? तो अब देखिए, जो इन्होंने मेंडल ने सबसे पहले स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की, स्टैटिक्स बिल्कुल उसका प्रिपेयर किया और मैथमेटिकल लॉजिक अप्लाइड किए थे बायोलॉजी में, जो इसके पहले कभी किसी ने नहीं किए थे। और कहीं ना कहीं ये उस समय मेंडल जो इतना सक्सेसफुल नहीं हुए थे, उसके पीछे ये एक रीजन भी रहा था कि कई लोगों को समझ में ही नहीं आया था कि मैथमेटिकल अप्रोच इन्होंने कैसे लगाई है बायोलॉजी के टॉपिक्स में। और दूसरी, इन्होंने बहुत ही लार्ज सैंपलिंग साइज लिए थे, मतलब जितने ज्यादा ऑफिस में आएंगे उसके डाटा को मेंटेन करने में उतनी ही आसानी रहेगी, और साथ ही साथ हम उसमें आसानी से एक पैटर्न में हम जा सकते हैं कि इसका क्या पैटर्न जा रहा है, ये एक डायरेक्शन में जा रहा है डोमिनेंसी की तरफ या रिसेसिवनेस की तरफ, ये किधर की तरफ जा रहा है, उसमें सैंपलिंग कर सकते हैं। तो सैंपलिंग करना आसान हो गया था। और इसी की वजह से जो इन्होंने रूल्स दिए थे अपने, वो रूल्स के पीछे का ये बेसिक्स भी था, क्योंकि अगर ऐसे करने से क्या होता है कि कोई एक ठीक से अप्रोच नहीं मिलेगी। बट इसमें क्या हुआ, जब उन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस की है, डाटा कलेक्ट किए हैं और डाटा को समराइज किया है, तो उससे इनको अपने रूल्स बताने में मतलब उसके एक बेसिक पॉइंट्स मिल गए, जिसकी वजह से आसानी से अपने रूल्स को एक्सप्लेन कर पाए हैं और ये फंडामेंटल रूल्स के रूप में डेवलप हुए हैं। ये पी प्लांट के ऊपर किए हैं, बट ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में भी यही रूल्स फिट होते हैं, और उसके पीछे इन्होंने अपने कुछ ये डाटा वगैरह जो दिए थे वो भी रिस्पॉन्सिबल थे। तो वो हम सारे कैरेक्टर्स बता देते हैं जो इसको मेंडल ने अपने वर्क के लिए चूज किए थे। ये कैरेक्टर्स हैं बेसिकली, ये कैरेक्टर्स हैं प्लांट हाइट, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन,
पॉट शेप, पॉट कलर, ये 7 कैरेक्टर्स, 7 पेयर कैरेक्टर्स थे। अब इसमें जो ट्रेड्स मिलते हैं वो अलग अलग कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं। प्लांट हाइट में जैसे इनको 2 अल्टरनेट ट्रेड्स मिले थे, एक टॉल मिले थे और दूसरे ड्वार्फ। जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली शो करते हैं तो टॉलनेस के लिए हम सिंबल लेते हैं कैपिटल टी का, और ड्वार्फनेस के लिए हम इसी का शॉर्ट फॉर्म लेते हैं स्मॉल टी, ये एब्रिविएटेड फॉर्म लेते हैं। सीड शेप के लिए राउंड शेप के सीड थे जिसके लिए जी फॉर्म लेते हैं कैपिटल आर, और रिंकल्ड भी थे। इसका अपोजिट ट्रेड है रिंकल्ड, स्मॉल आर स्मॉल। सीड कलर में येलो सीड कलर मिल जाते हैं, कैपिटल वाई, तो ग्रीन सीड कलर भी मिलते हैं, स्मॉल वाई। ध्यान रखेंगे आप इसमें ग्रीन के लिए स्मॉल जी नहीं लिख देंगे, अदरवाइज यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। ये एक ही कैरेक्टर के 2 अपोजिट ट्रेड्स हैं, ठीक है। फ्लावर कलर के लिए वायलेट कलर के फ्लावर है, कैपिटल वी से शो करते हैं इसको, और व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं जो इसी की शॉर्ट एब्रिविएटेड फॉर्म रहती है स्मॉल वी। फ्लावर पोजीशन के लिए एक्सियल पोजीशन होती है, एक्सियल पोजीशन जिसको कैपिटल ए से लिखते हैं, और टर्मिनल पोजीशन होती है टर्मिनल, जिसको स्मॉल ए से लिखते हैं। पॉट शेप में इन्फ्लेटेड या फुल भी इसको कहते हैं, और दूसरे होते हैं कंस्ट्रिक्टेड, स्मॉल आई। पॉट कलर में ग्रीन पॉट कलर डोमिनेंट होता है, कैपिटल डी, और व्हाइट येलो होते हैं रेसेसिव। तो ये कैरेक्टर्स थे, मेंडल ने इन 7 पेयर कैरेक्टर्स पे काम किया था। कैरेक्टर्स के ये अल्टरनेट फॉर्म्स थे। यहां मैंने कैपिटल और स्मॉल ले लिए, जो पहले वाले लिए हैं ये डोमिनेंट हैं, और जो बाद वाले लिए हैं ये रेसेसिव हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम पहले इनके लॉज में आए, मेंडल ने जो लॉज दिए थे उन लॉज को जानने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं, जेनेटिक टर्म्स, टर्मिनोलॉजी है, हम उसको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, और साथ साथ जब ये टर्म्स बीच में आएंगे तो वहां पर भी हम एक बार रिवाइज करा देंगे। तो आप पहले ये टर्म्स नोट कर लेंगे। तो जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज में कुछ मेन टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कैरेक्टर का हम कहते हैं कैरेक्टर कोई मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फीचर होता है, जैसे जो हमको दिखाई देता है मॉर्फोलॉजी में भी हमको दिखाई देता है, हमको स्टेम की हाइट दिखाई देगी, ये टॉल है या डॉर्फ है, हमको स्टेम की हाइट जो है वो एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर हो गया। फ्लावर का कलर, शीट का शेप, ये एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर हो गया, इसी को हम कहते हैं कैरेक्टर। ट्रेट होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल फीचर होते हैं किसी कैरेक्टर के, जैसे स्टेम हाइट तो हो गया एक कैरेक्टर, उस हाइट में 2 हाइट हो गई, टॉल और डॉर्फ दोनों हो गई। शीट के शेप में राउंड भी हो गए और रिंकल्ड भी हो गए, ये ट्रेट्स होंगे। तो डॉर्फनेस या टॉलनेस ये ट्रेट होंगे, एक ही कैरेक्टर के 2 अलग अलग ट्रेट्स होंगे, और ये आसानी से डिस्टिंग्विशेबल भी रहते हैं, हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सीट का शेप देखकर हम बता सकते हैं राउंड है, ये रिंकल्ड है। सीट का कलर हम बता सकते हैं ये येलो सीड है, ये ग्रीन सीड है। ऐसे ही फ्लावर का कलर में हम वायलेट कलर फ्लावर और व्हाइट कलर फ्लावर बता सकते हैं। तो फ्लावर का कलर हो गया कैरेक्टर, और उस कलर में 2 डिस्टिंग्विशेबल फीचर हो गए, वो वायलेट और व्हाइट, ये इसके ट्रेट्स कहलाएंगे। यूनिट फैक्टर जिसको कि मेंडल ने मेंडेलियन फैक्टर भी कहा, और जिसको आज हम लोग जीन के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में पहले ही बता दिया था कि कोई ना कोई एलिमेंट्स, उन्होंने ये वर्ड यूज किया था, एलिमेंट या फैक्टर हैं जिनकी वजह से कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। जैसे अगर प्लांट की हाइट आ रही है, टॉलनेस है, तो टॉलनेस के पीछे कोई ना कोई कैरेक्टर होगा, कोई ना कोई फैक्टर होगा, है ना, जिसको आज हम लोग जीन के रूप में जानते हैं। हालांकि उस समय मेंडल कोई फिजिकल एविडेंस नहीं दे पाए थे कि ये है जीन, लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि जीन क्या है, डीएनए का एक सेगमेंट है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट है डीएनए का, जिसको हम जीन कहते हैं। तो ये जो जीन होते हैं ये यूनिट भी होते हैं, इनहेरिटेंस की यूनिट होते हैं,
और किसी पर्टिकुलर प्रोटीन वगैरह के लिए जो जीन है, हम उस जीन की उसको हम इनहेरिटेंस की यूनिट मांगते हैं। तो इसमें जैसे सिस्ट्रॉन हो गए, सिस्ट्रॉन एक जीन होते हैं, रिकॉन भी एक तरह के जीन होते हैं, म्यूटॉन भी एक तरह के जीन होते हैं। जो म्यूटेशन की यूनिट होते हैं वो म्यूटॉन होते हैं, जो किसी कैरेक्टर की यूनिट होते हैं वो सिस्ट्रॉन होते हैं, जो रिकॉम्बिनेशन की यूनिट होते हैं उनको रिकॉन कहते हैं। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट जीन हैं। और फिजिकली हम बताएं तो किसी डीएनए का लीनियर सेगमेंट है, कोई पर्टिकुलर सेगमेंट है, उसको हम जीन कहते हैं। जीन अपने क्रोमोसोम में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं, वो जीन की लोकेशन होती है, पोजीशन होती है, हम उसको भी अभी एक्सप्लेन करेंगे। एलील या एलीलोमॉर्फ क्या होते हैं? किसी भी जीन की जितनी भी अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं उन सभी फॉर्म्स को हम आपस में एलील कहते हैं। जैसे नेचर में हमको पता है कि प्लांट की हाइट के लिए दो जीन है, एक टॉलनेस के लिए जीन है कैपिटल टी और एक ड्वार्फनेस के लिए जीन है स्मॉल टी। तो ये दोनों के दोनों एक ही कैरेक्टर की अल्टरनेट फॉर्म्स हैं, इनको हम कहते हैं एलील या एलीलोमॉर्फ कहते हैं। हम लोग में आई कलर के लिए जीन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ब्लड ग्रुप के लिए जीन होते हैं, कैपिटल आई है, आई ए है, आई बी है, स्मॉल आई है, ये तीन डिफरेंट डिफरेंट जीन होते हैं, बट आपस में ये एक दूसरे के एलील हैं। और हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास जो एलील होते हैं वो केवल दो ही होते हैं, एक फादर से मिलता है, एक मदर से मिलता है, मतलब एक पैटर्नल होता है, एक मैटरनल होता है, सिर्फ दो होते हैं। पॉपुलेशन में हो सकता है और भी बहुत सारे हैं, बट किसी एक ऑर्गेनिज्म में केवल दो ही होते हैं इसमें से। तो ये अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं किसी भी जीन की, उसको हम एलील कहते हैं या एलीलोमॉर्फ कहते हैं। डोमिनेंट क्या होते हैं? वो ट्रेट जो अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर लेता हो। जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर लेगा तो होमोजाइगस कंडीशन में तो करेगा ही करेगा। तो ऐसे ट्रेट को हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं, ठीक है। और रेसेसिव ट्रेट कहते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है हेटेरोजाइगस स्टेट में, हेटेरोजाइगस स्टेट में नहीं कर सकता। यानी यहाँ पर आप देख रहे हो टॉलनेस का भी जीन है, डॉर्फनेस का भी जीन है, बट एक्सप्रेस होता है केवल टॉलनेस का, तो टॉलनेस को हम कहेंगे यहाँ पर डोमिनेंट जीन, जबकि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है हेटेरोजाइगस कंडीशन में। हालांकि ये अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर लेगा। तो होमोजाइगस कंडीशन है, इसको ये रिसेसिव ट्रेट कहलाएगा, जो अपने आप को केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर पाएगा, हेटेरोजाइगस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ऐसे ट्रेट को हम रिसेसिव ट्रेट कहेंगे। होमोजाइगस क्या है? आइडेंटिकल एलील ऑफ ए जीन। किसी कैरेक्टर के लिए जो जीन है वो आइडेंटिकल है, दोनों के दोनों, जैसे कैपिटल टी है, ये आइडेंटिकल जीन है, इस कंडीशन में है किसी में, तो हम इसको होमोजाइगस कंडीशन कहेंगे। इस इंडिविजुअल को भी होमोजाइगस कहेंगे इस कैरेक्टर के लिए। ये डॉर्फनेस के कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है। जबकि हेटेरोजाइगस क्या कहलाएगा? हेटेरोजाइगस है कंट्रास्टिंग फैक्टर की, किसी भी इंडिविजुअल में टू कंट्रास्टिंग फैक्टर होंगे एक कैरेक्टर के लिए, दो डिफरेंट एलील होंगे। जैसे टॉलनेस के लिए कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी, स्टेम हाइट का है तो उसके पास कैपिटल टी वाला भी जीन है, स्मॉल टी वाला भी जीन है, इस तरह का है, तब हम इसको हेटेरोजाइगस कहेंगे, ठीक है। हाइब्रिड होते हैं जो हेटेरोजाइगस फॉर्म है, जो दो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल से बनती है। यानी पेरेंटल लाइन में जो पेरेंट्स हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट है, बट उनके जो ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं वो उनमें दोनों के कैरेक्टर है, तो उसको हम हेटेरोजाइगस कहेंगे। जैसे एक अपने कैरेक्टर के लिए इसके पास टॉलनेस का भी जीन है और डॉर्फनेस का भी जीन है, तो हम इसको हाइब्रिड कहेंगे। जो ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं वो हाइब्रिड कहलाएंगे, ठीक है। और हाइब्रिड जो भी होते हैं उनमें हाइब्रिड विगर पाया जाता है, मतलब वो अपने पेरेंट से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक वाले होते हैं, उनके पास डोमिनेंट बढ़िया कैरेक्टर होते हैं, अपने पेरेंट से ज्यादा अच्छे, तो उनमें विगर ज्यादा होती है, इसलिए हाइब्रिड विगर होते हैं। F1 जनरेशन क्या होती है? जब भी क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस में अगर हम पेरेंट ले रहे हैं ये, तो ये पेरेंटल जनरेशन है, P1 जनरेशन इसको कहेंगे पेरेंटल जनरेशन, और इसकी जो फर्स्ट जनरेशन आएगी वो आएगी F1 जनरेशन, इसको F1 जनरेशन कहेंगे। F1 मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फिलियल मतलब जस्ट डिसेंडेंट होता है, इनके डिसेंडेंट ये हैं, इनके डिसेंडेंट दूसरे होंगे, इनके जो डिसेंडेंट होंगे वो नेक्स्ट होंगे, F2 जनरेशन कहलाएगी, F2 जनरेशन यानी सेकंड फिलियल जनरेशन। और जब भी हम इसमें इनब्रीडिंग लगातार कराते जाएंगे, सेल्फिंग कराते जाएंगे, तो सेकंड की थर्ड आएगी, थर्ड की फोर्थ आएगी, फोर्थ की फिफ्थ आएगी, लगातार जनरेशन आती जाएगी। ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन भी है, प्योर लाइन भी इसको कहेंगे। तो इस तरह से एक पेरेंटल लाइन होगी P1 की लाइन, अगर कोई दूसरे पेरेंट है वो P2 पेरेंट है तो P2 के F1 होंगे, P2 के F2 होंगे, P2 के F3 होंगे, P2 के F4 होंगे, पेरेंटल लाइन इसमें बदल गई।
जीनोटाइप क्या होते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो जीनोटाइप कहलाता है, मतलब उसके जीन में क्या है। अब कोई ऑर्गेनिज्म में उसमें टॉलनेस कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहा है, तो वो उसके लिए जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, कुछ भी हो सकता है, यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ, ये कहलाएगा जीनोटाइप। और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो होंगे वो फिनोटाइप कहलाएंगे। जैसे हमको टॉलनेस दिखाई देगी, हमें जीन नहीं दिखाई देंगे, कैपिटल टी जीन स्मॉल टी जीन हमको जीन नहीं दिखाई देंगे, हमको क्या दिखाई देगा? जो हमको दिखाई दे रहा है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, हम उस कैरेक्टर को कहेंगे फिनोटाइप, और किस वजह से है वो उसका जीनोटाइप कहलाएगा। राउंड शेप हमको दिखाई दे रहा है तो वो हम इसको फिनोटाइप कहेंगे, बट राउंड के लिए कैपिटल आर जीन है या कैपिटल आर स्मॉल आर जीन है, वो उसका जीनोटाइप कहलाएगा। इसी तरह से जीनोम क्या होता है? एक क्रोमोसोम में जितने भी क्रोमोसोम का एक सिंगल सेट है पूरा, वो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, और उस क्रोमोसोम में जितने भी जीन है सारे के सारे सिंगल एक सेट में है, वो कहलाएगा जीनोम। यानी कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम वेयर एवरी जीन इन क्रोमोसोम इज रिप्रेजेंटेड सिंगली एज इन गैमीट। जैसे किसी गैमीट में एक सेट होते हैं क्रोमोसोम के, तो वो पूरा का पूरा जीनोम कहलाएगा। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसमें सारे के सारे जीन होंगे उसके, तो वो जीनोम कहलाएगा। ठीक है, अब ये सिंगली है, हैप्लॉइड में जैसे गैमीट होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड में 2 सेट हो जाते हैं, ट्रिप्लॉइड में 3 सेट हो जाते हैं, तो ये जीनोम कहलाता है। और जीन पूल क्या होता है? होल सेट ऑफ जीन, किसी भी पॉपुलेशन में जितने भी जीन हैं, यानी अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ जीन जितने भी हैं वो सारे के सारे मिलकर बनाएंगे जीन पूल बनाएंगे, तो उसको हम होल सेट ऑफ जीन को कहेंगे जीन पूल। ट्रू ब्रीडिंग क्या है? इसमें जब हम लगातार क्रॉस कराते जाते हैं तो ब्रीडिंग लाइन जो आती है, ब्रीडिंग लाइन हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, और जब हम लगातार सेल्फ पॉलिनेशन कराते जाएंगे उन्हीं के बीच में F1 जनरेशन, फिर F2 आएगी, F2 से F3 आएगी, F3 से F4 आएगी, तो shows the stable trait inheritance and expresses for several generation। तो उनमें जो ट्रेड्स होंगे वो स्टेबल दिखाई देंगे। स्टेबल का मतलब हमने टॉल प्लांट के बीच में क्रॉस कराया तो हमको कुछ टॉल भी मिल गए, कुछ डॉट भी मिल गए, बट इसमें फिर से जो टॉल लिए थे उनकी सेल्फिंग कराई आपस में, तो फिर से अगली जनरेशन में टॉल भी मिलेंगे, हो सकता है कुछ डॉट भी मिल जाए, बट फिर से हमने टॉल वाले क्रॉस कराए अगली जनरेशन, फिर F3 से F4 जनरेशन, F5 जनरेशन, लगातार हमको एक जैसे आते जा रहे हैं, तो वो हम सेल्फ कराते जाएंगे, इसको ट्रू ब्रीडिंग कहेंगे। और जो हमको इसमें पेरेंटल लाइन मिलेगी वो एक प्योर लाइन मिलती जाएगी, जैसे कैपिटल टी इनको मिलते जाएंगे। अभी एक ये हम आपको क्रॉस करने के समय भी दिखा देंगे कि कैसे ट्रू ब्रीडिंग से हमको प्योर लाइन मिलती चली जा रही है। मेंडल ने जिस समय शुरुआत की थी तब क्या था? लोकस का मतलब होता है पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम। किसी क्रोमोसोम के ऊपर जीन की क्या पोजीशन है, यानी क्रोमोसोम का वो रीजन जो किसी एक सिंगल जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस रीजन को हम जीन लोकस कहते हैं। सिंगुलरली लोकस है, प्लूरली लोसाई कहते हैं। और यहाँ हमने जीन लोकस को थोड़ा डिटेल में बता दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जीन की पोजीशन दी गई है। अब इसमें कोई क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम में ये सेंट्रोमियर है, ये पोजीशन आप जानते हैं, वेल नोन है या फिगर आपके लिए, ये सेंट्रोमियर वाली पोजीशन है। सेंट्रोमियर के इस तरफ वाली आर्म है और इस तरफ वाली आर्म है, जो छोटी आर्म होती है वो पी आर्म है, इसको पी टीलोमियर, पी टेल कहते हैं क्योंकि ये टीलोमियर है लास्ट में, ये क्यू टीलोमियर है। जो लॉन्ग आर्म होती है इसको क्यू आर्म कहते हैं। क्यू का मतलब होता है लॉन्ग, लैटिन में इसका मतलब होता है लॉन्ग और इसका मतलब होता है शॉर्ट। तो शॉर्ट आर्म जो है वो पी आर्म है और जो लॉन्ग आर्म है वो क्यू आर्म है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट रीजन्स होते हैं, 1 2 3 ये रीजन है, इनको हम बैंड भी कहते हैं। फर्स्ट बैंड है, सेकंड बैंड है, थर्ड बैंड है, फोर्थ बैंड है, अलग अलग। और इस सेकंड बैंड में भी 2 अलग अलग पोजीशन है। 1 2 1 वाली जो पोजीशन है ये टुवर्ड्स सेंट्रोमियर शो करती है, सेंट्रोमियर की तरफ 1 पोजीशन और टीलोमियर की तरफ या उसके अपोजिट साइड में 2। इसी तरह से यहाँ पर है, इसमें 1 2 पोजीशन है। 1 2 1 वाली पोजीशन टुवर्ड्स सेंट्रोमियर शो करती है और 2 वाली पोजीशन टुवर्ड्स टीलोमियर शो करती है। अब इसमें किसी जीन की पोजीशन अगर यहाँ है तो हम उसको 5 क्या है, क्रोमोसोम नंबर है। क्रोमोसोम नंबर 5 में ये 5 नंबर वाला क्रोमोसोम है और उसमें P साइड में है, तो P22 मतलब 2 सेकंड रीजन के सेकंड बैंड में है। ठीक है, और अगर सेकंड में भी यहां पर कोई होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 5P22.2।
किसी जीन की पोजीशन अगर यहाँ है तो 5p22.2 और अगर 1 वाले रीजन में यानी टुवर्ड सेंट्रोमियर है तो 5p22.1 कहलाएगी। इसी तरह से यहाँ पर 5p21 वाली पोजीशन है। तो ये डिफरेंट बैंड्स होते हैं, लॉन्ग आर्म हो गई, शॉर्ट आर्म हो गई, ये डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं क्रोमोसोम में। तो ये जीन लोकेशन है। तो ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज थी जो बार बार बीच में आती रहेंगी, वहां पर हमें बीच में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपको वहां कहीं कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप यहाँ पर आके फिर से इसको चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज वहां कोई शॉर्ट में होगी हम वहीं पर बता देंगे, अदरवाइज हम वहां पर एक्सप्लेन करते जाएंगे मेंडल्स लॉ में। तो अब इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे मेंडल्स लॉ के बारे में।